हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास के सेकंड चैप्टर दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और इस टॉपिक में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। और अगर बात करें पूरे चैप्टर में टेक्निकलिटीज की तो सबसे ज्यादा टेक्निकल और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट अगर टॉपिक है तो यही टॉपिक है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अभी तक आप लोग सीखें कि आखिर किस तरीके कंपनी क्या होता है ना। कंपनी के बारे में सीखें, कंपनी के एडवांटेज, कंपनी के डिसएडवांटेजेस एंड टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में समझें। और अगर आपको लगा कि नहीं भाई फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की अगर बात करें तो उसमें सबसे अच्छा कंपनी है, तो फिर अगर आपको कंपनी स्टार्ट करने का मन है तो आप कंपनी किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 4 स्टेप फॉलो किया जाता है। आपको पता है दो तीन टाइप का कंपनी होता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1% कंपनी। ठीक है, तो अगर आपको कंपनी स्टार्ट करना है तो बेसिकली 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। और ये चारों स्टेप्स में जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है ना, लीगल फॉर्मेलिटीज को आपको एकदम बाखूबी अच्छे से फुलफिल करना है, क्योंकि आपने टीचर्स में पढ़ा था लेंदी प्रोसीजर, है ना। डिमेरिट में भी आप पढ़े थे कि कंपनी को स्टार्ट करना थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है। तो ये लेंदी प्रोसीजर जो है उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा जो टेक्निकलिटीज हैं यहाँ पर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन याद रखना पड़ेगा कि कब क्या बनता है, पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, क्योंकि स्टेप्स को आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि चूंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन है तो आप स्टेप्स को स्किप एकदम नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा ज्वाइंट फॉर्मेशन ऑफ अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात करें कि कहने का मतलब कि अगर आपको कंपनी स्टार्ट करना है तो क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हैज टू फॉलो सर्टेन स्पेसिफाइड लीगल प्रोसीजर। और चूंकि ये लीगल प्रोसीजर है आप इसमें अपनी तरफ से कोई बदलाव नहीं कर सकते, जैसा आपका लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। लॉ में planned action and conscious efforts are required. Formation of a joint stock company involve the following stages. कितना स्टेज बोले थे? 4 स्टेप बोले थे ना। ये 4 स्टेप क्या है? प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये 4 स्टेप आपको बेसिकली फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है टॉपिक ये, ठीक है, तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। और कई सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सबसे पहला अगर स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला स्टेप है प्रमोशन। प्रमोशन कहने का मतलब प्रमोट करना। अब देखिए कहीं ना कहीं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस खुद ब खुद, कंपनी खुद ब खुद थोड़ी स्टार्ट होता है। किसी के दिमाग में कोई आइडिया आता है, जैसे मान लीजिए मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया कि हमको इस टाइप का बिजनेस करना चाहिए, है कि नहीं। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले किस चीज का रिक्वायरमेंट होता है कि भाई किस टाइप का बिजनेस करना है, कितना पैसा लगेगा, क्या वो टेक्निकली पॉसिबल है कि नहीं, या फिर जितना पैसा लगेगा क्या उतना पैसा मेरे पास है भी या नहीं। जैसे आप जो बिजनेस करना चाह रहे हो उसमें 50 करोड़ रुपए का रिक्वायरमेंट है, आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं, तो आइडिया बहुत अच्छा है मगर क्या आप वो बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इनिशियली जो पैसे का रिक्वायरमेंट होता है, कंपनी का लीगल प्रोसीजर फॉलो करना। अब जैसे आपके पास आइडिया आ गया कि किस टाइप का कंपनी स्टार्ट करना है, जैसे मान लीजिए आप कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर अभी लोग बहुत ज्यादा हेल्थ हाइजीन हो गए हैं तो आप सैनिटाइजर एंड मास्क का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, पीपी किट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, या फिर ग्लव्स का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके पास आइडिया तो आ गया। अब आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंड का रिक्वायरमेंट होता है। तो फंड कहाँ से आएगा, क्या फंड जितना लगेगा उतना मेरे पास है भी या नहीं। तो ये सब बातें
प्रमोशन में सोची जाती है। ठीक है, तो प्रमोशन ये क्या है, ये जब कंपनी, प्रमोशन स्टेज जो है वो जब कंपनी के बारे में सोचा जाता है ना, कंपनी के बारे में आइडिया होता है, आता है, वहीं से प्रमोशन स्टेज स्टार्ट हो जाता है। मेरे दिमाग में कोई आइडिया है कि हम सैनिटाइजर बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करेंगे, तो प्रमोशन स्टेज स्टार्ट हो गया। अब हम रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट करेंगे भाई की सैनिटाइजर बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या लगेगा, हमको कौन कौन सा मशीनरी यूज करना पड़ेगा, कौन कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद कितना पैसा लगेगा, है कि नहीं। अच्छा, ये सारा काम जो करता है उसको कहते हैं प्रमोटर, यानी कि प्रमोशन एक्टिविटी को जो करेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रमोटर। यानी कि अगर ये सारा प्रोसीजर अगर हम कर रहे हैं तो हम क्या हो जाएंगे, प्रमोटर हो जाएंगे कंपनी के। तो सिंपल है, person who perform the activities of promotion of the company is known as promoter। ठीक है, चलिए अब ध्यान आपको क्लियर है ये पॉइंट। अब इसको पढ़ते एक बार। प्रमोशन स्टेज इंक्लूड ऑल दोज स्टेप्स right from the conception of idea starting the company till it is formed। आपके दिमाग में आइडिया आने से लेने से लेके, है ना, आपके दिमाग में आइडिया आ गया और आइडिया को इम्प्लीमेंट करके आप जब कंपनी स्टार्ट कर दिए, वहां तक के काम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोशन बोलते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी। पहले आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे, आप प्लानिंग करके रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइजिंग कहने का मतलब क्या, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करना, जैसे फंड का, रॉ मटेरियल का, मशीनरी का, टेक्नोलॉजी का, कहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करोगे, हर वो चीज, लेबर, ये सब चीज आपको अरेंज करना पड़ेगा। प्रमोशन इन्वॉल्व द डिस्कवरी ऑफ द बिजनेस आइडिया, है ना। प्रमोशन में क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया, इट्स इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट करना, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, फिर उसके बाद कितना पैसा लगेगा, रॉ मटेरियल कहाँ से खरीद के लाएंगे, असेंबलिंग, रिसोर्सेज को अरेंज करना, नेसेसरी रिसोर्सेज टू सेट अप द बिजनेस। पर्सन हु परफॉर्म ऑल, देखो क्या कह रहा है, ये लाइन पढ़ना थोड़ा ध्यान से, इसको हाईलाइट भी कर लेना अपने बुक में। The person who perform all the activities during the promotion stage is known as promoter। उसको क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं। The promoter conceives the business idea, है ना, प्रमोटर के पास ही बिजनेस आइडिया रहता है, and take the all the initiatives to form a company। The promoter can be individual, group of person or an institution। प्रमोटर कौन हो सकता है, तो कंपनी खुद हो सकता है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ पीपुल, एक दो लोग नहीं, 10 लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको तो पता है कि अगर बात करें प्राइवेट कंपनी की, 200 लोग हो सकते हैं, तो 200 लोग क्या 10 लोग मिलके चला रहे हैं, तो भी ग्रुप ऑफ पीपुल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ तक तो क्लियर होगा, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर होगा। द प्रमोटर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। अगर प्रमोटर की बात करें तो ये स्टेप बाय स्टेप, ये प्रमोशन का प्रमोटर इस तरीके से काम करता है। एक सीक्वेंस की बात करें तो पहले क्या करता है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब देखिए ये सब कंटेंट ना आपको याद रखना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फिजिबिलिटी स्टडी, जिसके अंदर में आता है टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। फिर नेम अप्रूवल, फिक्सिंग अप सिग्नेचरीज to memorandum of association, appointment of professionals and preparation of necessary documents। तो ये स्टेप में आप कोई भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आपको जो स्टेप्स दिया हुआ है उस स्टेप्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्टेप्स याद रखेंगे, है ना, हेडिंग याद रखेंगे और अंदर के कंटेंट को एक बार समझ के उसको एग्जाम में अगर आ जाता है तो खुद से इसको लिखेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कहने का मतलब नाम से ही क्लियर है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, जैसे मान लीजिए बिजनेस अगर आपको करना है तो बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास, पर आप कौन सा अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई किए, आप कौन से बिजनेस को करना चाहते हैं। बिजनेस की बात करें तो आप कपड़े का भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं,
आप बिल्डर बन सकते हैं, बहुत सारा तरीके का बिजनेस है, आप क्रैकर का मशीनरी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप स्टेशनरी आइटम बना सकते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रमोशन में काम क्या होता है, आइडेंटिफाई करना बिजनेस अपॉर्चुनिटी कि किस टाइप का बिजनेस किया जाए। तो फिलहाल जैसा सिचुएशन है अभी हमारे सोसाइटी में, लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, प्लस इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाह रहे हैं। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, या फिर आप प्लास्टिक बैग जो यूज होता है, बहुत सारी सरकार इसके अगेंस्ट है या फिर बहुत सारे पब्लिक भी इसके अगेंस्ट है, तो आप ऐसा कैरी बैग बनाइए जो है ना कागज का हो या फिर है ना रिसाइकल्ड हो सके। तो ये क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहला काम क्या होता है, आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो द प्रमोशन स्टेज बिगिन विद द डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया टू सेट अप द बिजनेस। It can be idea to set up the new business or an idea to expand the existing business। अब देखिए, आइडिया दो तरीके का हो सकता है, या तो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और या तो एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही और बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रमोटर आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द आइडिया बाय एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन द एरिया। ठीक है, तो प्रमोटर क्या करता है, अब देखिए मान लीजिए आपके पास दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया मगर उसमें प्रॉफिट नहीं है, तो क्या वो बिजनेस करोगे आप, नहीं करोगे, है ना। द प्रमोटर ऑल्सो एनालाइजेस द वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। और प्रमोटर क्या करेगा, प्रमोटर तो क्लियर होगा कौन है, जो कंपनी स्टार्ट करना चाह रहा है। रिसोर्सेस क्या लगेगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना लगेगा, है ना, डिग्री ऑफ रिस्क कितना है, क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि हर तरीके के बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, रिस्क एसोसिएटेड होता है। तो भाई अगर रिस्क नहीं आइडेंटिफाई करोगे तो फिर क्या फायदा, बात समझे। तो रिस्क भी देखना है, प्रॉफिट कितना होगा ये भी देखना है, रिसोर्सेज कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है। और साथ ही साथ आइडेंटिफाई करना है कि आपको कितने कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये आपका पहला पॉइंट में आ गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। चलिए ये स्टेप कंप्लीट कर लिए, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस टाइप का कंपनी करना है, आपने रिसोर्सेज का भी देख लिया। अब आपका नेक्स्ट आता है फिजिबिलिटी स्टडी। आइडिया तो आ गया दिमाग में, अब उसको ग्राउंड रिपोर्ट, फिजिबिलिटी स्टडी मतलब होता है चेकआउट करना कि क्या हम जो सोचे वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं। हम जो सोच रहे हैं, ठीक है, तो फिजिबिलिटी स्टडी की बात करें तो फिजिबिलिटी स्टडी मतलब होता है कि आप जो चीज सोचे हो क्या वो प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि नहीं, जितना फंड का रिक्वायरमेंट है उतना फंड लगेगा कि नहीं, उतना फंड है कि नहीं, है ना, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा। अगर जैसे मान लीजिए कि फिजिबिलिटी स्टडी में आप देखें कि जो चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो फिर रॉ मटेरियल कैसे अरेंज करेंगे, उसको उसका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, डिमांड कितना होगा प्रोडक्ट का, सप्लाई कितना कर पाएंगे, मेरे पोटेंशियल कस्टमर क्या होने वाले हैं, ये सब चीजें हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी में इवेलुएट करते हैं। मतलब प्रमोटर क्या करता है, एनालिसिस करता है यहाँ पे डाटा कलेक्ट करके, कि जैसे मान लीजिए सैनिटाइजर बनाने की बात हो रही है, तो सैनिटाइजर अगर बनाना है तो मार्केट में कितने कंपनी है, अभी एग्जिस्टिंग अभी कितने कंपनी है, फिर उसके बाद उन कंपनी का क्या स्टेटस है, उनका क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, वो क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, वो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, डाटा कलेक्ट करना ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, बात समझे। तो देखिए क्या कह रहा है, फिजिबिलिटी स्टडी मतलब स्टडी करना हर चीज के बारे में, क्योंकि देखो किसी भी काम को अगर बिना एनालिसिस के आप स्टार्ट करते हो ना तो प्रॉब्लम है। हमको अगर बिजनेस स्टार्ट करना और कोई स्टडी नहीं किए, कोई रिसर्च वगैरह नहीं किए, कोई डाटा कलेक्ट नहीं किए, बस काम चालू कर दिए तो फिर प्रॉब्लम है, बात समझे। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द आइडिया डिस्कवर्ड, the promoter starts doing detailed investigation to give practical shape to the idea, है ना। क्या करता है, एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है प्रैक्टिकल शेप देने के लिए, कि भाई जो भी रिक्वायर्ड है इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद उसको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे। ही डज
डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग कॉस्ट, कितना कॉस्ट लगेगा, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा, है ना। while doing this the promoter take the help of a specialist or expert such as chartered accountant, engineers, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपको सैनिटाइजर बनाने तो आता नहीं होगा, तो आप एक्सपर्ट्स कहीं एक्वायर करोगे। आपको डाटा एनालाइज नहीं करने आता होगा तो आप चार्टेड अकाउंटेंट को हायर करेंगे। आपको कोई इक्विपमेंट्स का प्रॉब्लम है तो इंजीनियर आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेगा, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। द स्पेशलिस्ट मेक एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ ऑल द डिटेल्ड कलेक्टेड बाय प्रमोटर। एनालिस्ट क्या करता है, सारा डिटेल कलेक्ट करके कहीं ना कहीं किसी तरीके से प्रमोटर एक है ना, तो क्या कर रहा है, इस पॉइंट को अच्छे से समझना। द स्पेशलिस्ट मेक एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस of all the detailed collected by promoter। हर डिटेल्स जो प्रमोटर कलेक्ट करता है उसके हिसाब से वो एक एनालिसिस करता है। जो भी डिटेल कलेक्ट हुआ, मान लीजिए हम एक कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो जितने भी डिटेल कलेक्ट किए, जो भी एनालिसिस कर पाए उसके हिसाब से एक डिसीजन लेंगे। द रिपोर्ट्स ऑफ द स्पेशलिस्ट हेल्प द प्रमोटर टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द साइज एंड लोकेशन ऑफ द कैपिटल एंड अमाउंट ऑफ द कैपिटल, लोकेशन ऑफ द प्लांट एक्सेट्रा। और जो भी एनालिसिस है, चाहे एक्सपर्ट वो इवेलुएट किया चाहे हम खुद इवेलुएट किए, हम उसके आधार पे पता करेंगे कि क्या साइज ऑफ द बिजनेस होगा, क्या लोकेशन होगा और क्या अमाउंट ऑफ कैपिटल होगा। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिजिबिलिटी स्टडी की बात करें तो फिजिबिलिटी स्टडी मतलब आपको क्लियर है, ये चेकआउट करना कि भाई जो काम करने वाले हैं वो काम प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, और अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। और एनालिसिस करना। अब फिजिबिलिटी स्टडी की बात करें तो इसमें 3 तरीके का काम किया जाता है बेसिकली, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड थर्ड है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी मतलब टेक्निकलिटी चेक करना कि आप जिस टाइप का बिजनेस करना चाह रहे हो उस टाइप के बिजनेस करने के लिए क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, क्या अवेलेबल है कि नहीं, आप जो सोच रहे हैं उस टाइप के बिजनेस को करने के लिए क्या प्रैक्टिकली वो पॉसिबल भी है या नहीं, ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। बात समझ में आ रहा है। कहने का मतलब कि हाँ, ये समझ लो फिजिबिलिटी का टाइप सी है। फिजिबिलिटी में 3 तरीके का आपको फॉलो करना पड़ता है, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी में आप ये देखते हैं कि जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल है कि नहीं, जो टेक्नोलॉजी लगेगा, जैसे हम जो चीज का काम करना चाह रहे हैं उस काम को करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी लगेगा वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं, ये सब स्टडी करना किसके पार्ट में आ जाएगा, फिजिबिलिटी स्टडी, है ना। देखिए sometimes the idea is good but technically it may not be implement the idea, it may be due to non availability of raw material input technology, the project is considered technically unfeasible unless the technology or other required inputs can be imported, है ना। अगर आप फिजिबिलिटी जैसे कोई भी आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई किए और अगर उसका रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है, उसका टेक्नोलॉजी ही अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप बिजनेस को कर पाओगे, एकदम नहीं कर पाओगे। इसलिए टेक्निकल फिजिबिलिटी करना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो टेक्निकल फिजिबिलिटी में पता चल गया कि जो भी रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगा और जो भी टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट है वो भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, तो नेक्स्ट स्टेप होगा बच्चों फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी कहने का मतलब पैसा, फाइनेंशियल मतलब क्या होता है, पैसा। अब हर बिजनेस को करने के लिए पैसे का रिक्वायरमेंट होता है, एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फंड का रिक्वायरमेंट होता है, तो क्या वो फंड अवेलेबल है कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इफ द रिक्वायर्ड कैपिटल और द फंड ऑफ द बिजनेस आइडिया आर सो लार्ज that cannot be arranged with the available means then it is said financially unfeasible, है ना। अनफीजिबल होगा, जैसे हम मेरे पास 2 करोड़ रुपया है और हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं उसमें 30 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो भाई कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि उतना मेरे पास फंड है ही नहीं।
और लास्ट कह रहा है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। ये चेक करना, कभी कभी देखो रॉ मटेरियल भी अवेलेबल होता है और टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल होता है, जितना पैसा लगेगा वो भी मेरे पास है, मगर कभी कभी आइडिया को ना, प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया जाता है, बिजनेस को ड्रॉप कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई प्रॉफिट कम है। अब मान लीजिए हम अगर 1 करोड़ रुपया लगा रहे हैं और मात्र प्रॉफिट मार्जिन 5% है, तो हम क्यों करेंगे? इससे बढ़िया हम 1 करोड़ रुपए को बैंक में नहीं जमा कर देंगे, बैंक वाला हमको 8% दे देगा, है कि नहीं? तो कभी कभी क्या होता है, आइडिया ड्रॉप कर दिया जाता है ड्यू टू प्रॉफिटेबिलिटी। अब वैसे प्रोजेक्ट में आप क्यों लगाओगे जहां पे प्रॉफिट ही नहीं है? तो रिसोर्सेज है, चलो अच्छी बात है, टेक्निकल फिजिबिलिटी हो गया, है ना। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में फंड रिक्वायरमेंट था, वो भी पता कर लिया और वो भी अरेंज है आपके पास, उसका भी अरेंजमेंट है। मगर जब प्रॉफिटेबिलिटी की बात की तो प्रॉफिट है ही नहीं। तो समटाइम्स अ प्रोजेक्ट इज अबंडेड, है ना, just because it might not be very profitable. Generally businessmen prefer to carry on with the idea which are profitable, है ना। कभी कभी बिजनेसमैन जनरली देखता है कि प्रॉफिट है ही नहीं भाई, तो आइडिया को ड्रॉप कर दो। तो अभी तक दो चीज पढ़े, टेक्निकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड फिजिबिलिटी स्टडी। और फिजिबिलिटी स्टडी में 3 पॉइंट पढ़े हैं, 3 स्टेप्स पढ़े, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेम अप्रूवल। अब देखिए फिजिबिलिटी स्टडी हो गया, सब कुछ ओके है, पैसा है, टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है, सब कुछ है, आइडिया भी है। अब कंपनी का नाम भी तो सोचोगे, कंपनी का नाम होना चाहिए कि नहीं? तो कंपनी का नाम आपको सोचना पड़ेगा और रजिस्ट्रार में वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या इसी तरीके का, इसी नाम का कोई और कंपनी है कि नहीं। एक ही नाम का 2 कंपनी नहीं हो सकता। जैसे इंसान का, एक इंसान का 10, मतलब एक नाम का 10 इंसान होते हैं, जैसे अमित बहुत कॉमन नेम है ना। तो इस तरीके से कंपनी का नहीं होता है। कंपनी के केस में आप अगर एक नाम मेरे रजिस्टर है तो दूसरा कोई स्टार्ट नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए ब्रिटानिया की बात करें, तो ब्रिटानिया नाम से ऑलरेडी कंपनी स्टार्ट है, तो ब्रिटानिया के नाम पे और कोई एक्स्ट्रा कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकता। तो नेम अप्रूवल होना चाहिए, बस इसमें और कुछ नहीं। टू कंपनी कैन नॉट हैव आइडेंटिकल नेम, 2 कंपनी का आइडेंटिकल नेम नहीं होना चाहिए। इट इज नेसेसरी फॉर द एवरी कंपनी टू गेट इट्स नेम अप्रूव्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार। तो सर कैसे पता चलेगा कि इस कंपनी का नाम है कि नहीं? तो रजिस्ट्रार में आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। कंपनी का रजिस्ट्रेशन जहां होता है वहां पे पूरे कंपनी का डिटेल रहता है, तो कंपनी तुरंत नाम डालेगी और पता चल जाएगा कि इस नाम से कंपनी है कि नहीं है। ठीक है, तो नेम अप्रूवल। नेक्स्ट है फिक्सिंग अप सिग्नेचरी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सिग्नेचरी फिक्स करना, सिग्नेचरी फिक्स करना मतलब, अब देखो बहुत सारा डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जहां पे साइन करना पड़ता है, जहां पे साइन करना पड़ता है। अब जैसे ये बताइए, हम कंपनी का प्रमोटर हैं, हम कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो भाई बहुत सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा कि नहीं? और डॉक्यूमेंट जो सबमिट करेंगे तो वहां सरकार कहेगा ना कि कौन सबमिट कर रहा है, साइन करिए। तो साइन कौन करेगा? तो जनरली जो प्रमोटर होता है ना वही साइन करता है। जनरली जो प्रमोटर होता है वही डॉक्यूमेंट पे साइन कर देता है। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब सिग्नेचरी फिक्स करना, सिग्नेचरी फिक्स करना कहने का मतलब कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का, उस डॉक्यूमेंट पे कौन साइन करेगा। अच्छा, ये एक और लीगली ये बहुत कंपलसरी इसलिए है, कल को मान लीजिए कंपनी स्टार्ट हो गया, बाद में पता चला रही तो इलीगल कंपनी है, गलत तरीके से स्टार्ट किया गया है और इसमें इलीगल एक्टिविटी किया जाता है। ठीक है, तो उस केस में जब अगर लीगल एक्शन लिया जाएगा तो कौन जेल जाएगा? जो सिग्नेचरी है, जो डॉक्यूमेंट पे जो साइन किया है वो जेल जाएगा। बात समझ में आया? चलिए, तो सिग्नेचरी आइडेंटिफाई करना। प्रमोटर हैव टू डिसाइड अबाउट द पीपल हु विल साइन द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या होता है आगे पढ़ेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब चीजें आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट है
जो कंपनी को बनाना पड़ता है और कंपनी इसमें सारा डिटेल अपना मेंशन करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि कंपनी को बनाना ही पड़ता है। यूजुअली द सिग्नेचरी ऑफ मेमोरेंडम बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इस लाइन को एकदम हाईलाइट कर लीजिए आप अपने बुक में, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है। Who are considered as the first director of the company? तो signatory of memorandum of association become the first director of the company। इस लाइन को एकदम हाईलाइट कर लीजिए और एग्जाम में एक इस तरीके का 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन करते हैं उन्हीं को फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बोला जाता है। Promoter also take their written consent to act as the director and ask them to buy qualification share, है ना। और कहीं ना कहीं देखो, आपको पता है प्रमोटर अलग होता है एंड डायरेक्टर अलग होता है। जरूरी नहीं कि कंपनी जो स्टार्ट किया वही डायरेक्टर हो, और ये भी हो सकता है कि जो प्रमोटर है वो डायरेक्टर है। जैसे मान लीजिए हम कंपनी स्टार्ट किए तो हम प्रमोटर हैं, मगर हम डायरेक्टर अपने दोस्तों को बना दिए, उनको शेयर बेच दिए हैं और जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज था फॉलो कर दिए। तो यहाँ पे प्रमोटर हम है, डायरेक्टर कोई और है। या फिर ये भी हो सकता है कि मेरा दोस्त भी डायरेक्टर है और हम भी डायरेक्टर हैं, हम भी साइन कर दिए, तो कुछ भी हो सकता है। तो सिग्नेचरी को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कल को अगर कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज आता है तो उस लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई करने के लिए इनकी ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए, आई होप कि ये सारा पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो फोर्थ पॉइंट जो है आपका फिक्सिंग अप सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कवर हुआ। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल कहने का मतलब, अब देखिए आपको पता है कि कल को मान लीजिए कंपनी शेयर इशू करना चाहती है। देखिए जरूरी नहीं है कि कंपनी अगर स्टार्ट हो रहा है तो शेयर इशू करेगा ही करेगा, पर कई केसेस में होता है कि कंपनी को जब पैसे का जरूरत पड़ता है तो मार्केट में कंपनी शेयर बेचता है। ठीक है, और कंपनी, अब ये बताइए मान लीजिए हम सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हमको पैसे का जरूरत है और हम शेयर इशू करना चाहते हैं, हम अपने कंपनी का शेयर इशू करना चाहते हैं। तो अब ये बताओ हम मैन्युफैक्चरिंग करें कि शेयर बेचे, अपने कंपनी का शेयर बेचे कि मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे। मेरा मेन काम तो मैन्युफैक्चरिंग है। तो क्या होता है, एक ब्रोकर रखते हैं। ब्रोकर कहने का मतलब अंडरराइटर, अंडरराइटर कह लो, ब्रोकर कह लो। ये लोग कौन होते हैं? ये लोग कहते हैं कि सर देखिए आपको अगर अपने कंपनी का शेयर बेचना है तो हमको जिम्मेदारी दे दीजिए और हम आपके कंपनी का शेयर बेच देंगे। इसको कहते हैं अंडरराइटर। तो और कौन से बैंक से पैसा आएगा, कंपनी कौन से बैंक से लेन देन करेगी, कंपनी का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए ना। तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल कहने का मतलब, देखो कंपनी को बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। तो अब ये बताओ क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हम पढ़ाई करें कि कंपनी चलाएं? ऑब्वियस सी बात है कंपनी चलाना है। तो उस केस में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको कंप्लाई करने के लिए लॉयर हायर करेंगे या फिर कंपनी सेक्रेटरी हायर करेंगे। अकाउंटिंग कराना है तो चार्टेड अकाउंटेंट हायर करेंगे। बैंक से लेन देन करना है तो बैंकर अपॉइंट करेंगे। अगर कंपनी को शेयर बेचना है तो अंडरराइटर या फिर ब्रोकर अपॉइंट करेंगे। तो इसी को कहते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल। ये लोग होते हैं ना, ये लोग क्या होते हैं? प्रोफेशनल होते हैं। जैसे चार्टेड अकाउंटेंट प्रोफेशनल है, लॉयर प्रोफेशनल है, बैंकर प्रोफेशनल है। आपके बिजनेस से सारे रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को बैंकर हैंडल करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। द प्रोमोटर अपॉइंट द ब्रोकर एंड अंडरराइटर टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल बाय सेल ऑफ कंपनी सिक्योरिटी। कंपनी, हम आपको बताए ना, शेयर का दूसरा नाम क्या होता है? सिक्योरिटीज। तो शेयर सेल करने के लिए कंपनी ब्रोकर या फिर अंडरराइटर को बुलाता है। सॉलिकेटर आर अपॉइंटेड टू डील विद द लीगल मैटर। अगर किसी भी तरीके का लीगल फॉर्मेलिटीज है तो सॉलिकेटर्स को बुला सकते हैं जो लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करेगा। बैंकर आर अपॉइंटेड टू हैव स्मूथ फ्लो ऑफ फाइनेंशियल डीलिंग। बैंक को अपॉइंट करते हैं कि हाँ भाई मेरे कंपनी का जो भी फाइनेंशियल डीलिंग होगा वो आप देखोगे। तो ये क्या है? प्रोफेशनल्स है, प्रोफेशनल्स अपॉइंट करेंगे।
अब चलो प्रोफेशनल अपॉइंट हो गया, तो लास्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट कहने का मतलब अब प्रमोटर क्या करेगा, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपको बताया था ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ये सब कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो कंपनी जो है ये डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करेगी और प्रिपेयर करने का क्या स्टेप्स होगा, या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, ये सब सारा यहाँ पे होता है। यानी कि लास्ट में सब कुछ अगर फाइनल है तो भाई रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर करेंगे। तो प्रमोटर टेक अप the steps to prepare some legal document of the company which have to be submitted to the registrar, and I know कि registrar का मतलब आपको अच्छे से समझ में आता है। at the time of incorporation, at the time of incorporation, incorporation मतलब क्या होता है, जब कंपनी स्टार्ट होती है ना उसको कहते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज। देखो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सेकेंड स्टेप इनकॉर्पोरेशन, तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सर डॉक्यूमेंट में क्या क्या बनाना पड़ता है जनरली, तो देखो द कॉमन डॉक्यूमेंट विच आर प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर आर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस, ये सब कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को एमओए बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को एओए बोलते हैं, और प्रोस्पेक्टस को तो प्रोस्पेक्टस ही बोलते हैं। बात समझे? तो ये सब कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जो एक एक कंपनी को बनाना पड़ता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा कि फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी को 4 स्टेप में बांटा गया। पहला स्टेप है प्रमोशन, है ना, प्रमोशन, एंड प्रमोशन में आपका प्रमोटर एक होता है। फिर प्रमोटर जो है प्रमोशन में आपका 6 स्टेप्स फॉलो किया जाता है ना। तो ये 6 स्टेप को आज हम क्लियर किए हैं और आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर किस तरीके से सेकेंड स्टेप दैट इज इनकॉर्पोरेशन स्टेज फुलफिल किया जाता है। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे और चूंकि टेक्निकल है तो आराम से पढ़ेंगे और आप लोग घर पे एक बार अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मोर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।